तो हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल ऑफ गुरुकुल 360। आज इस चैनल पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, ये पूरा चैप्टर ना पढ़ के हम लोग इसमें एक टॉपिक स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं, और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। थोड़ा सा बच्चा लोग, ये टॉपिक कंफ्यूजिंग है। हम लोग एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें और है जो इसमें एड ऑन करेंगे, उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि एनसीईआरटी के जो पिक्चर है वो अपने को क्लियर हो सके। वी आर गोइंग टू स्टडी एनसीईआरटी ओनली, बट व्हाट विल डू, विल ऐड समथिंग ताकि वो पिक्चर क्लियर हो पाए, वो चीजें जो वहां लिखी है वो समझ में आ पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और वो टॉपिक कौन सा? अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सीरीज को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, हम लोग देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये मेनली बेटा दो गैसेस के ट्रांसपोर्ट की बात होगी। एक गैस होगी ऑक्सीजन और दूसरी गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। दो ही गैसेस है, एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, जिनके ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दो गैसेस देख रहे हैं। एक पहले देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, और दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। एक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और दूसरा देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। दो चीज का हम लोग ट्रांसपोर्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए दोनों को बारी बारी समझते हैं। अच्छा, ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में 97% जो ट्रांसपोर्ट होता है ये आरबीसी के थ्रू हो जा रहा है। 97%, यहां लिख लेते हैं। जो 97% ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है? बाय आरबीसी। ये आरबीसी के थ्रू हो जा रहा है। अच्छा, बाकी का जो बचा हुआ 3% है, वो होता है बाय प्लाज्मा, और वो होता है इन डिसॉल्व्ड स्टेट, प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में, इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा, इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा, थ्रू प्लाज्मा, है ना? सिंपल है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में 97 ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है आरबीसी से, और बाकी का जो बचा हुआ 3% है वो ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है थ्रू प्लाज्मा इन डिसॉल्व्ड स्टेट। टोटल 100% हो गया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें तो CO2 में ये जो 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होता है, ये होता है बाय आरबीसी, बाय आरबीसी, ठीक है? अच्छा, इसका एवरेज अगर बेटा हम लोग ले लें, आरबीसी से ट्रांसपोर्ट 20 से 25%, इसका एवरेज ले ले तो अप्रोक्सीमेटली 23% के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 23% के आसपास आरबीसी से, ठीक? अच्छा, 70% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है एज बाइकार्बोनेट्स, एज बाइकार्बोनेट्स, है ना? बाइकार्बोनेट का मतलब वही HCO3 1- उससे हो रहा है। अच्छा, बाकी का जो 7% बचा हुआ है वो हो रहा है इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा, इन डिसॉल्व्ड स्टेट, इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा, थ्रू प्लाज्मा, है ना? इसको रिवाइज भी करते हुए चलते हैं। फिर से हम लोग बोले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, दो गैस का ट्रांसपोर्ट करना है, एक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और एक CO2 का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में 97% जो ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है वो आरबीसी से हो जा रहा है, और बाकी का 3% ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है किससे? प्लाज्मा से डिसॉल्व स्टेट में। यही CO2 की बात करें तो CO2 में 20 to 25%, एक एवरेज ले लेंगे 23%, ये हो रहा है बाय आरबीसी। 70% ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और बचा हुआ 7% ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस फॉर्म में?
इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो अगर इसमें बेटा आरबीसी पूछता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली किससे होता है, तो आप लोग बोलोगे कि आरबीसी से हो रहा है, 97% हो रहा है, मतलब आरबीसी से हो रहा है मेनली। और अगर ये पूछा जाए ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली किस फॉर्म में होता है, तो क्या बोलोगे, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। 70% मेजॉरिटी हिस्सा इसका है, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो रहा है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, कभी भी पूछ ले कि CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा से कितना परसेंट होता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा से कितना परसेंट होता है। तो ध्यान रखना ये जो बाइकार्बोनेट्स बन रहे हैं ये भी बेटा कहां पे बनेंगे, ये भी बनेंगे प्लाज्मा के अंदर। तो अपने को समझना है ये डिसॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा से जा रहा है और ये बाइकार्बोनेट भी प्लाज्मा में बन रहा है। तो टोटल ये चीज याद रखना होगा कि टोटल 77%, दोनों को ऐड कर दो, 70 + 7 कितना हो जाएगा, 77%। तो 77% passes through, 77% passes through, 77% है, ये किस थ्रू पास हो रहा है, passes through प्लाज्मा, प्लाज्मा से ये पास हो रहा है ना। अब देखो का आइडिया मिल गया कि 77% प्लाज्मा से ट्रेवल कर रहा है, उससे पास कर रहा है। और अगर इंडिविजुअली पूछे बाइकार्बोनेट से तो 70% और डिसॉल्व्ड स्टेज में पूछ ले तो 7%। ये अपना पहला डाटा है जो अपने को ध्यान रखना है। अब हम लोग ना इसी दोनों को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ये वाला पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ध्यान से, ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और फिर आ जाएंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में। ये दोनों को पढ़ने के बाद हम लोग वही ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वाला ग्राफ देख लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देख लेंगे और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपना हेडिंग क्या हो जाएगा, अपना हेडिंग हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। चलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में समझ लीजिए जो मेनली ले जाता है वो आरबीसी ले जाता है 97%। आरबीसी में भी हम लोग एक पिगमेंट पढ़े थे जिसकी वजह से वो रेड कलर का होता है, और वो पिगमेंट कौन सा होता है, वो पिगमेंट आप लोग बोलेंगे वो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच होके ट्रेवल करता है। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं HB से, हीमोग्लोबिन ये क्या करेगा, ध्यान समझना, हीमोग्लोबिन ये जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक। फिर उसके बाद हम कुछ ऐसा एरो बना दे रहे हैं, है ना, ये एरो देके कुछ याद आ रहा होगा। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जो चीजें यहां से इधर जा सकती है वो चीजें इधर से इधर भी आ सकती है। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा और बना लेगा क्या, बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बना लेगा, ठीक। अब अपने को पता करना है कि कौन कहां पे बनेगा। तो हीमोग्लोबिन, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना सब लोग, कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है किस तरफ, एट एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई में होगा, एट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में इसका कहने का मतलब है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। अच्छा वापस ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब टूट के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा किस जगह पे, एक्चुअली में ये जगह कौन सी होगी, एट टिश्यू। इजी है एकदम। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, और ये बनाएगा कहां पे, एल्वियोलाई में। इसी तरह ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाएगा, और ये होगा कहां पे, ये होगा टिश्यू पे। ये तो पहली बात जो हम लोगों को समझी। इसके बाद देखते हैं, देखिए एक हीमोग्लोबिन की बात करें तो एक हीमोग्लोबिन एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। फिर से, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। यहां लिख लेते हैं, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी
4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ टाइम, एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ टाइम, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ टाइम। इजी है? हाँ, एक बार में एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन एटम को कैरी कर सकता है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन एटम नहीं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। देखो इसको थोड़ा समझते हैं, एक डायग्रामेटिक बनाते हैं। देखो ये हो गया हीमोग्लोबिन, ये हो गया हीमोग्लोबिन, देखते हैं, ये मान लेते हैं हीमोग्लोबिन है। इस हीमोग्लोबिन में 4 आयरन एटम है। इस हीमोग्लोबिन में कितने आयरन एटम्स है? 4। अच्छा, आयरन एटम्स जो है वो +2 स्टेज पे है, इसका मतलब फेरस स्टेज में। +2 का मतलब फेरस, +3 का मतलब फेरिक। तो यहाँ हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो +2 स्टेज में है, तो आयरन +2 Fe+2 स्टेज पे है, Fe+2 स्टेज पे है। एक हीमोग्लोबिन पूछा जाए कितने आयरन एटम को अपने साथ जोड़े रखता है? 4। और हर आयरन एटम जो है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। जैसे ये एक O2 को ले जा सकता है, इसी तरह ये भी एक O2 को ले जा सकता है, इसी तरह ये भी एक O2 को ले जा सकता है, इसी तरह ये भी एक O2 को ले जा सकता है। तो देखा जाए ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को ले जा सकता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले जा सकता है। ये डाटा अपने को याद रखना होगा। ये चीज क्लियर है? अच्छा, एक चीज और देखते हैं हम लोग। देखो, हम बात करें कुछ, एक पॉइंट लिखते हैं कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या ऐसे लिख लो 100 ml ब्लड कंटेन्स, 100 ml ब्लड कंटेन्स। एक 100 ml की बात करें, 100 ml ब्लड की, तो ये कितना हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, कितना हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है? ये डाटा हम लोग को कहीं ना कहीं याद है कि 100 ml ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है ये 12 to 16 ग्राम होता है। इसको लिख लेते हैं, 100 ml ब्लड कंटेन्स 12 to 16 ग्राम ऑफ HB, 12 to 16 ग्राम ऑफ HB। अच्छा, ये बात तो क्लियर है। एक बात और कर लेते हैं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ले जाता है, ये भी देख लेते हैं। 1 ग्राम HB कैरीज, 1 ग्राम HB कैरीज कितना? ये कैरी करेगा 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, है ना? तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन ले जाता है, जबकि 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हो जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अब बोलते हैं 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है? बस करना क्या है, 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन होता है। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे? हाँ, हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करेगा, ये पता चल जाएगा। देखो सिंपल है, ये इसका एवरेज ले लें, 12 to 16 का 15 ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.34 से, तो जो डाटा निकल के आता है वो अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 20 ml के आसपास हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सब लोग याद रखोगे। यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं, ये हाईलाइट भी कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो ये बात क्या कह रहे हैं कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज कितना ब्लड ऑक्सीजन, सॉरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? वो ऑक्सीजन है 20 ml। लेकिन क्या हर बार 20 ml ले जाके डिलीवर करता है? कैरी कर सकता है, लेकिन क्या जाके डिलीवर ही कर देता है? नहीं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 25% ही ऑक्सीजन जाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत दौड़ भाग नहीं रहे हैं, उस कंडीशन पे जो ऑक्सीजन जाता है वो केवल 25% जाता है।
और अगर 20 ml का 25% देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5 ml के आसपास हो जाएगा। तो जो एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है वो डाटा क्या दिया हुआ है, वो डाटा एक बार हम लोग लिख लें। एनसीईआरटी वाला डाटा क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिख लेते हैं। एनसीईआरटी वाला डाटा बोलता है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑफ oxygenated blood, 100 ml of oxygenated blood delivers around 100 ml of oxygenated blood delivers around कितना, इसका 25%, इसका 25% कितना हो जाएगा, delivers around 5 ml of O2, 5 ml of O2 to the टिश्यू। भाई ऑक्सीजन जुड़ेगा एल्वेलाई पे और पहुंचेगा कहां पे, टिश्यू पे। डिलीवर 5 ml of O2 to the tissue at normal physiological condition, at normal physiological, at normal physiological conditions, at normal physiological conditions। अपने को ये डाटा मिल गया, ये ध्यान रहेगा, सिंपल है। एक बार फिर से उसको देखते हैं। देखिए हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है एल्वेलाई पे और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट भी जाता है टिश्यू साइड पे, कन्वर्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन पे। क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है? हाँ, ये चीज को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल, दोनों तरफ ये प्रोसेस जा सकता है, ये प्रोसेस पूरा कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, मेंशन कर लिया। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें तो ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक बार में कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन एटम होते हैं, 4, और वो भी किस स्टेज में, +2 स्टेज में। ये कौन सा स्टेज है, यहां लिख देते हैं, फेरस स्टेज है, फेरस। ठीक, ये डायग्राम से ये चीज दिख रहा है। अच्छा, फिर एक कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं कि 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है या कैरी करता है, वो कितना हो गया, 1.34 ml। और अगर बात करें यही 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसका एवरेज ले लिया हमने 15, तो 15 इंटू 1.34 दैट इज 20 ml। 20 ml डिलीवर कर सकता है, लेकिन हमने बताया था कि इसका केवल कितना % डिलीवर होता है, इसका केवल डिलीवर होता है 25%, पूरा पूरा नहीं जाएगा। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे इसका केवल 25% जाएगा, और अगर इसका 25% जाएगा तो वो डाटा कितना हो जाएगा, वो डाटा हो जाएगा 5 ml। तो 5 ml ऑक्सीजन जाता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में टिश्यू के पास। ये हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता कहां पे है, एल्वेलाई में, और ये अलग कहां पे होगा, टिश्यू पे होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक बोल देते हैं, इधर बोल देते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक ये हो गया, और एक तरफ लिख रहे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, टूटना, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक तो फॉर्मेशन था और एक टूटना था, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये 2 चीजें इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए कुछ कंडीशन है, जिसमें से पहला कंडीशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, देखो एक कंटेनर में अगर कई गैसेस हैं
तो सभी गैसेस का मिला के जो प्रेशर होता है उसको टोटल प्रेशर बोलते हैं। भाई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी गैसेस हैं, इन सबके मिला का जो प्रेशर है वो उसको क्या बोलेंगे? टोटल प्रेशर। लेकिन उन सारी गैसेस में किसी एक गैस का जो प्रेशर होगा उसको नाम क्या देंगे? पार्शियल प्रेशर। भाई सभी गैसेस को एक साथ देख लोगे तो टोटल प्रेशर, किसी एक गैस को, इंडिविजुअल गैस को मिक्सचर ऑफ गैसेस में देखोगे तो पार्शियल प्रेशर। तो पहली चीज, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए यहां लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये क्या हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए हाई, ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये कम होना चाहिए। तीसरा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये भी कम हो जाना चाहिए। चौथी बात, टेम्परेचर जो है, यहां पे जो टेम्परेचर है ये भी कम हो जाना चाहिए। तो देखो, एक चीज ज्यादा है, तीन चीजें कम है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम, H प्लस कम, टेम्परेचर कम। एक चीज और है बेटा जो रेस्पिरेशन में पड़ता है। जब आप लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे, ग्लाइकोलिसिस में एक चीज बनता है, बीच में इंटरमीडिएट है, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। क्या नाम है? 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसकी भी बात कर ले रहे हैं। तो 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसका भी लेवल कम ही होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, एक चीज केवल हाई रहेगा, बाकी सारी चीज लो रहेगी। तब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। अच्छा, इसका रिवर्स कर दो तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, टूटने लग जाएगा। रिवर्स कैसे करते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम कर देना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम हो जाएगा। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? ये ज्यादा हो जाएगा। फिर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसका भी लेवल क्या हो जाना चाहिए? इसका भी लेवल ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए, इसमें एक चीज कम है, बाकी सब कुछ ज्यादा है, जबकि इसमें एक चीज ज्यादा है, बाकी सब कुछ कम है। ठीक। अच्छा, ये जो ऑक्सी, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये होता है, कब फॉर्मेशन होता है, किस जगह फॉर्मेशन होगा? एल्वेलाई पे। तो ये एल्वेलाई की कंडीशन लिखी हुई है आपको, एट एल्वेलाई, एट एल्वेलाई। ये जितनी चीजें लिखी हुई है ये बेटा कहां पे है? एल्वेलाई में। सारी कंडीशन एल्वेलाई में होती है। इधर की बात कर ले, ये जो चीजें, डिसोसिएशन कहां पे होता है? हम लोगों ने भी पढ़ा, डिसोसिएशन जो होगा वो टिश्यू साइड पे होगा। तो ये होगा एट टिश्यू, एट टिश्यू। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्वेलाई में होता है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये टिश्यू पे होता है। ये जो कंडीशंस है ये एल्वेलाई की है, जबकि ये सारी कंडीशन जो दी है ये टिश्यू की दी हुई है। यहां पे एक चीज और मेंशन कर देते हैं, देखिए, ये देखिए H प्लस आयन कम होना। आप खुद ही सोच बताओ, H प्लस आयन कम होता है तो कंडीशन कैसा होता है? एसिडिक की अल्कलाइन? सीधी चीज है, H प्लस आयन कम, इसका मतलब इन्वायरमेंट अल्कलाइन है, बेसिक इन्वायरमेंट है। तो चाहे वो H प्लस लिख दे या कभी कभी लिख देता है बेसिक, बेसिक कंडीशन है। तो बेसिक कंडीशन पे, बेसिक का मतलब वही अल्कलाइन की बात हो रही है, इस कंडीशन पे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। अच्छा, H प्लस आयन ज्यादा है, H प्लस आयन ज्यादा है तो कंडीशन कैसी है? एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक। तो एसिडिक कंडीशन पे डिसोसिएशन होता है, बेसिक या अल्कलाइन कंडीशन पे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, कब फॉर्मेशन होगा और कब डिसोसिएशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। चलते हैं, देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फॉर्मेशन होता है एल्वेलाई साइड पे, डिसोसिएशन होगा टिश्यू साइड पे। इंपॉर्टेंट चीज, पहला वाला हाई है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है? हाई। बाकी सब कुछ लो कर दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम, H प्लस आयन कम, टेम्परेचर कम, PCO2 कम, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी कम। इधर पहला चीज ज्यादा कर दो, बाकी, सॉरी, पहला चीज कम कर दो, बाकी सब कुछ ज्यादा कर दो। PO2 कम, PCO2 हाई, H प्लस आयन हाई, टेम्परेचर हाई, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट हाई। ये कंडीशन हो जाती है टिश्यू पे। अच्छा, कभी कभी H प्लस को वो नाम चेंज कर देगा,
H+ अगर कम है तो इन्वायरमेंट कैसा है, अल्कलाइन या बेसिक है। H+ ज्यादा है तो इन्वायरमेंट कैसा है, एसिडिक हो जाए। इतनी सी बातें थी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम लोगों ने ये फॉर्मेशन और डिसोसिएशन वाला पार्ट भी देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी में, ये ग्राफ बेटा आपकी किताब में एनसीईआरटी में ही मेंशन है। इस ग्राफ को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये ध्यान रखेंगे, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को हम लोग नाम देंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको बोला जाता है। इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की अगर बात करें, इसको हम लोग देखते हैं बेटा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अगर आप देखो तो इसमें जो वाई एक्सिस पे लिया गया है, ये क्या लिया गया है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। कितना हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है उसको परसेंटेज में वाई एक्सिस पे लिया जा रहा है। अच्छा, इस तरफ क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे लिया जा रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और उसकी यूनिट क्या है, एमएम ऑफ एच। फिर से वाई एक्सिस पे ले रहे हैं क्या, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, जबकि एक्स एक्सिस में क्या ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो भी ले रहे हैं एमएम ऑफ एच में, प्रेशर की यूनिट होती है। अब इसका जो कर्व आ रहा है, इसको ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ आ रहा है इसका, ये कुछ सिग्मोइड शेप का है। इस तरह का बेटा जो शेप बनता है इसको नाम क्या देते हैं, सिग्मोइड। तो हम एक चीज, यहां कुछ चीजें लिखते चलते हैं। ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है यहीं पे लिख देते हैं। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन का शेप क्या है कर्व का, ये शेप होता है सिग्मोइड। सिग्मोइड होता है, ठीक, सिग्मोइड कर्व है। हाँ, इसमें एक चीज और है, देखो इस ग्राफ को देखो ध्यान से। इस ग्राफ में हम कुछ एक पॉइंट मेंशन करते हैं, रुको यहां इस एक पॉइंट मेंशन करते हैं, ये वाला देखो, इसको ध्यान से देखो। देखो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन व ऑक्सीजन, यहां पे 40 है और यहां पे 60 है, तो बीच में ये पॉइंट कितना होगा, 50 होगा। मतलब 50% हीमोग्लोबिन जुड़ चुका है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। फिर से ये 50 आएगा यहाँ पे। इस 50 का मतलब क्या है कि जितना हीमोग्लोबिन है इसका 50% जुड़ गया है ऑक्सीजन के साथ, ठीक। अच्छा, इसको आगे आगे एक्सटेंड करते हैं, इधर 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 यहाँ पे, और फिर इसको नीचे लेते हैं इस एक्सिस पे, ये इस जगह पे। ये जो चीज है बेटा, ये जो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं P50 वैल्यू। ये जो यहाँ पे मिल रहा है इसको हम लोग नाम देंगे P50 वैल्यू। P50 वैल्यू, यहां से देखना, ये जो मिल रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, P50 वैल्यू। ये है क्या, हम यहां लिख देते हैं P50 वैल्यू क्या होती है, P50 वैल्यू। देखिए P50 वैल्यू क्या है, P50 वैल्यू ये बेसिकली किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 50% सैचुरेट होता है। फिर से, कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 50% सैचुरेट होता है, ये क्या बताता है, इट इज द पार्शियल प्रेशर, इट इज द पार्शियल प्रेशर, it is the partial pressure of oxygen, it is the partial pressure of oxygen at which hemoglobin molecule is 50% saturated, 50% सैचुरेटेड। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 50% सैचुरेट हो जाए जिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, उसी को नाम क्या देंगे, P50 वैल्यू। और इसकी एक रेंज है, ये जो P50 वैल्यू है, ये P50 वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगा, ये अराउंड 24 mm ऑफ Hg से 28 mm ऑफ Hg के आसपास, 24 to 28 mm ऑफ Hg, इसके आसपास कुछ इसकी वैल्यू होगी, यहां लिख देते हैं 24 to 28 mm of Hg, इसके आसपास कुछ वैल्यू है P50 वैल्यू। ये चीजें क्लियर है। अच्छा, इस ये जो ग्राफ है ना, इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर ले चलते हैं। हमने बोला था कुछ पॉइंट एनसीईआरटी से बाहर के कवर करेंगे जो इसको समझने में हेल्प करेगा। देखो फिर से एक्सिस ले रहे हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, वही चीजें हैं। वाई एक्सिस पे ले रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन,
एक्स एक्सेस पे ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो कर्व आ रहा था, ये जो कर्व आ रहा था, ये कर्व था सिग्मॉइड। ये जो कर्व आ रहा था, सॉरी, जो कर्व आ रहा था, ये कर्व आ रहा था सिग्मॉइड, कुछ ऐसा कर्व आ रहा था, सिग्मॉइड कर्व इसको बोल रहे थे। अच्छा, हम लोग दो कर्व और बना लेते हैं, एक कर्व ये और एक कर्व ये। दो कर्व और बना लिया, एक हमने कर्व बनाया इस तरफ और एक कर्व बनाया उस तरफ। जो ये वाला कर्व है बेटा, इधर वाला, इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये इस साइड हो रहा है, रेड वाला देखो, रेड वाले के इस साइड शिफ्ट हो रहा है, रेड वाला हमारा ये, इसके इस तरफ जो शिफ्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट, इसको नाम देंगे लेफ्ट शिफ्ट। ठीक। अच्छा, लेफ्ट शिफ्ट एक साइंटिस्ट ने बताया था, उनके नाम के ऊपर हो गया, इसको हम लोग हेल्डेन इफेक्ट बोल देते हैं। लेफ्ट शिफ्ट का एक दूसरा नाम है, इसको बोल देते हैं हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट। ये इसी तरीके से ये ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो इधर की तरफ भी शिफ्ट हो जा रहा है ये वाला, और अगर ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, देखिए इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा था तो लेफ्ट शिफ्ट बोल रहे थे, और अगर ये इस साइड शिफ्ट हो जाए तो उसको नाम क्या देंगे, राइट शिफ्ट बोल देंगे। ये जो है ये हो जाएगा राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट को एक साइंटिस्ट ने दिया था, उनके नाम के ऊपर है, और वो नाम क्या है, बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट, है ना, इजी है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखा, इसके जो इस तरफ शिफ्ट हो गया उसको राइट शिफ्ट बोल रहे हैं, और इस तरफ जो शिफ्ट हो गया उसको लेफ्ट शिफ्ट बोल रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट को नाम क्या दिया गया, हेल्डेन इफेक्ट, राइट शिफ्ट को नाम क्या दिया गया, बोहर इफेक्ट, है ना। ये दो चीजें हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट जो हो रहा है, ये दोनों को हम लोग समझेंगे। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में जो हो रहा है इनको हम लोग समझते हैं। ऐसा कर लेते हैं, इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं राइट शिफ्ट। एक तरफ लेफ्ट शिफ्ट और एक तरफ राइट शिफ्ट, दो तरह का शिफ्टिंग है। ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। देखिए, बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट की। लेफ्ट शिफ्ट को अभी हम लोगों ने एक नाम दिया, इसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, इसको बोला हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट। इसी तरीके से जो राइट शिफ्ट हुआ उसको भी एक नाम दिया, इसको नाम दिया बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट। दो चीजें हो गई। दूसरा, बात करते हैं सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट की। लेफ्ट शिफ्ट में होता क्या है, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बढ़ जाती है। इधर की तरफ जब भी ग्राफ शिफ्ट होगा मतलब ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है, तो इधर ये लिख सकते हैं हेल्डेन इफेक्ट में क्या होता है, इंक्रीज इन एफिनिटी, इंक्रीज इन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इंक्रीज इन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी यहां पे बढ़ जाता है। बात करें राइट शिफ्ट में, राइट शिफ्ट में क्या होगा, इधर डिक्रीज इन एफिनिटी, डिक्रीज इन एफिनिटी, डिक्रीज इन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। यहां पे कम हो रहा है और इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर एफिनिटी बढ़ता है ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब ये हो रहा है एसोसिएशन, ये डिनोट करेगा एसोसिएशन। और अगर एफिनिटी कम हो रहा है तो इसका मतलब अलग होगा, और अलग होने को क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। यहां पे हो रहा है डिसोसिएशन। दोनों चीज हो गया, एक तरफ एसोसिएशन और एक तरफ डिसोसिएशन। एसोसिएशन कहां पे होता था, हम लोग याद करें, इसके पहले वाले में देखा था। एसोसिएशन जो होता है ये होता है एल्वेलाई साइड पे, ये वाला प्रोसेस होता है एट एल्वेलाई, एट एल्वेलाई साइड। जबकि इसकी बात करें,
ये जो राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट में क्या होता है, डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन हम लोगों ने पढ़ा है, डिसोसिएशन किस तरफ होता है, डिसोसिएशन जो होता है ये हो जाता है एट टिश्यू साइट, ये है एट टिश्यू साइट, एट टिश्यू साइट। तो एल्वेलाई साइट पे होगा एसोसिएशन, टिश्यू साइट पे हो जाएगा डिसोसिएशन। बॉडी के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सा है, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ तो फेवरेबल कंडीशन है, और जब ये अलग होगा तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है। तो ये वाला है बॉडी के लिए फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन है। जो हेल्डेन इफेक्ट है मतलब बॉडी फेवरेबल कंडीशन पे है, और जो बोहर इफेक्ट है ये है अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। ये दोनों चीजें हम लोग देख लिया, फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन। अच्छा एक चीज और है, थोड़ा सा इसको पिक्चर्स देखते हैं। देखिए ये चीज को देखते हैं, ये देखो बेटा P50 वैल्यू थी, ये P50 वैल्यू यहां पे आ रही थी। अगर ये ग्राफ इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए, सब लोग ध्यान समझना, अगर ये ग्राफ जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाए, जैसे यहां पे हो रहा था, लेफ्ट शिफ्ट में हो रहा था, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा तो P50 वैल्यू आपको पहले ही मिल जाएगी। तो जब भी लेफ्ट शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू बढ़ेगी कम हो जाएगी। आप सोचो ये ग्राफ इधर से हो गया, इधर से हो गया तो यहीं पे क्रॉस करेगा और यहीं पे इसको ड्रॉप करके ले लेंगे। इसका मतलब P50 वैल्यू डिक्रीज करता है लेफ्ट शिफ्ट में। अच्छा इसी को राइट शिफ्ट में देखो, अगर ये ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए, जैसे यहां पे देख रहा है आगे शिफ्ट हो गया, अगर आगे शिफ्ट हो गया तो ये आगे क्रॉस करेगा और फिर आगे वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब राइट शिफ्ट में P50 वैल्यू बढ़ जाता है, लेफ्ट शिफ्ट में P50 वैल्यू घट जाता है। एक पॉइंट और मिल गया हम लोगों को, वो पॉइंट कौन सा है, फेवरेबल अनफेवरेबल के बाद, कि यहां पे जब भी राइट लेफ्ट शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू डिक्रीजेस, P50 वैल्यू ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, P50 वैल्यू डिक्रीजेस। और जब भी ये राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट में हमेशा P50 वैल्यू बढ़ जाएगा, P50 वैल्यू इंक्रीजेस, P50 वैल्यू इंक्रीजेस, P50 वैल्यू इंक्रीजेस। ये चीजें क्लियर है? तो देख लेते हैं फिर से, एक लेफ्ट शिफ्ट है और एक राइट शिफ्ट है, दो तरह का हम लोगों ने शिफ्टिंग देखा, एक लेफ्ट शिफ्ट और एक राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट को नाम दिया क्या, हेल्डेन इफेक्ट, जबकि राइट शिफ्ट को नाम क्या दिया, बोहर इफेक्ट। ये लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, जब इंक्रीज इन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन होगा, राइट वाला डिक्रीज इन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन पे। यहां एसोसिएशन हो रहा है जबकि इधर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। ये एल्वेलाई साइड पे होगा, ये टिश्यू साइड पे होगा। ये वाला बॉडी के लिए फेवरेबल है और ये वाला बॉडी के लिए अनफेवरेबल कंडीशन। P50 वैल्यू ध्यान रखेंगे, P50 वैल्यू यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, जब भी लेफ्ट शिफ्ट होगा डिक्रीज, जब भी राइट शिफ्ट होगा इंक्रीज। हम लोगों ने देख लिया। तो हेल्डेन इफेक्ट, बोहर इफेक्ट भी यहां पे हम लोगों का खत्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखें, ये जो देख रहे थे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, दो चीजों का ट्रांसपोर्ट देखना था, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अच्छा CO2 के ट्रांसपोर्ट पे एक बार वो डाटा याद कर लेते हैं कि 20 से 25% होता था किससे, आरबीसी से, 70% किससे होता था, बाइकार्बोनेट से, और बचा हुआ 7% कैसे होता था, ये होता था डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा, जिसको हम लोगों ने जोड़ दिया था कि 70 + 7% दैट इज 77% प्लाज्मा से ट्रेवल करता है। अब इसमें दो चीजें हैं बेटा, एक होता है लोडिंग और एक होता है अनलोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या है, देखो जैसे आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर CO2 आना और फिर कहीं जाना, ये कहलाएगा लोडिंग। और फिर उस जगह पे पहुंचने के बाद आरबीसी से CO2 अलग हो जाना, ये कहलाएगा अनलोडिंग। फिर से आरबीसी, इसके ऊपर CO2 ऐड हुआ, कहीं गया, तो बोलोगे लोडिंग, वहां पे आ गया, इसके बाद दोनों अलग अलग हो गए, इसको बोल दोगे अनलोडिंग। तो देखो हम यहां लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, इसको थोड़ा सा लिखते हैं यहां पे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ, और अब इसको एक नाम देंगे, अब इसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसको नाम देंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन।
कार्ब अमीनो हीमोग्लोब। ये बात क्लियर है? अभी देखिए, ध्यान समझते हैं हम क्या कर रहे हैं। पहले पढ़ेंगे लोडिंग। फर्स्ट जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लोडिंग। और ये जो लोडिंग वाली चीज है, ये लोडिंग वाली चीज कहां पे होगी? ये लोडिंग वाली चीज होगी एट टिश्यू साइट। ये टिश्यू साइट पे होगी, एट टिश्यू साइट, यहां पे होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बेटा, इसको बड़ा ध्यान समझेंगे, इजी है, एक एक लाइन इसकी समझ में आ जाएगी। हम लोग पहले लोडिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, मतलब आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोब, सॉरी आरबीसी के ऊपर किसको ऐड कराना है? CO2 मॉलिक्यूल को ऐड कराना है, ये चीज देखने जा रहे हैं, और ये टिश्यू साइट पे होगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, C6H12O6 ये कन्वर्ट होगा CO2 में। जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होगा, इसको नाम दे देते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, इसके थ्रू ये कन्वर्ट हो रहा है। ये कहां पे कन्वर्ट हो रहा है ये भी अगर पूछा जाए तो ये कन्वर्ट हो रहा है एट टिश्यू साइट। C6 क्या चीज कन्वर्ट हो रहा है? C6H12O6 ये कैटाबॉलिज्म के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है। ये ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है कहां पे हो रहा है? एट टिश्यू साइट, एट टिश्यू साइट। कहने का ये मतलब हो गया कि टिश्यू साइट पे, ध्यान समझना, टिश्यू साइट पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता जाएगा। टिश्यू साइट पे CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, मतलब PCO2 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। PCO2 क्या हो जाएगा? ज्यादा। और हम लोग पढ़े थे PCO2 ज्यादा होता है टिश्यू साइट पे, ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, और ये हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जब CO2 इसके पास पहुंचेगा, क्या समझना, जब CO2 पहुंचा किसके पास? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास, तो इनका ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने पे, अच्छा क्यों ब्रेकडाउन हो गया? क्योंकि CO2 की एफिनिटी ज्यादा है। CO2 और ऑक्सीजन अगर बराबर बराबर है तो CO2 हीमोग्लोबिन से ज्यादा जुड़ सकता है। CO2 की एफिनिटी हमेशा ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन पे। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन था, CO2 आया, यहां पे हो गया क्या? इनका ब्रेक डाउन हो गया, इनके बीच में ब्रेकअप हो गया। रुको, ब्रेकअप, ये ऐसा, ये ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने से जो चीज निकल रही है वो कौन निकल रही है? ऑक्सीजन। अच्छा, अब जुड़ के बन क्या गया? बन गया HbCO2, ये बन गया ना, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये बन गया। और इसी फॉर्म में अब ये ट्रेवल करेगा, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, इस तरीके से ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, CO2 ज्यादा था, वापस आते हैं इधर, CO2 ज्यादा था, ये इधर CO2 ज्यादा था, CO2 फिर से इधर आ गया, CO2 जुड़ गया वाटर के साथ, CO2 जुड़ गया वाटर के साथ, और वाटर के साथ CO2 जुड़ने के बाद बना लिया क्या? H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना लिया। फिर से CO2 वाटर के साथ जुड़ने पे क्या बना लिया? कार्बोनिक एसिड। अच्छा, ये ऊपर वाला प्रोसेस था, ध्यान रखेंगे, ये विदाउट एंजाइम था, यहां कोई एंजाइम नहीं था, ये था विदाउट एनी एंजाइम, विदाउट एंजाइम था ये प्रोसेस। जबकि ये वाला, ये था एक एंजाइम की प्रेजेंस में, और वो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये एंजाइम है। तो ये बिना एंजाइम के था, और ये वाला जो चीज था ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में था। अच्छा, ये H2CO3 अब ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। देखो, ये जो H2CO3 है, ये H2CO3 ये टूटेगा, और टूटने पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टूटने पे कन्वर्ट होगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस आयन पे, बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये भी, इसके लिए भी एक एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये भी करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, वही एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एनहाइड्रेस। ठीक है,
ये हो कहां पे रहा है भाई, ये तो टिश्यू पे हो रहा था, लेकिन ये वाला चीज कहां पे हो रहा है, ये चीजें हो रहा है बेटा आरबीसी के अंदर। ये जो प्रोसेस दिखा रहे हैं कहां पे हो रहा है, आरबीसी के अंदर। इसको रुको, इसको डायग्राम से बना लेते हैं। ये जो चीजें हो रही है, ये चीजें हो रही है, ये जो चीजें हो रही है ये कहां पे हो रही है, ये है, यहां लिख देते हैं, ये हो रही है आरबीसी में। तो ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। ये वाला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ठीक, अच्छा हम लोग यहां पे थे, H2CO3 H+ और HCO3 माइनस आयन में टूट गया। अब हुआ क्या, इधर भी देखो, इधर भी देखो, ये HCO3 माइनस आयन ये बाहर चला जाता है। ये कहां पे, प्लाज्मा में। देखो आरबीसी के बाहर जो चीज है वो क्या है, प्लाज्मा। ये बाहर आ गया, HCO3 माइनस आयन बाहर आ गया। अच्छा, प्लाज्मा में एक आयन बहुत ज्यादा होता है और वो आयन कौन सा है, सोडियम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एक आयन बहुत ज्यादा है, कौन सा, सोडियम। इसके साथ जुड़ जाएगा सोडियम Na+, जुड़ने के बाद दोनों बना लेंगे NaHCO3, NaHCO3, और इस फॉर्म में अब ये ट्रैवल करेगा, ये यहां लिख देते हैं, NaHCO3 के फॉर्म में ये ट्रैवल करेगा। देखिए कुछ तो इस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा था और कुछ इस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। इधर आ जाते हैं। अच्छा एक बात समझो बेटा, अगर HCO3 माइनस आयन बाहर जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आयन कम हो जा रहा है, पॉजिटिव आयन बढ़ जा रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी पोलैरिटी खराब हो जाएगी, है ना। इसकी पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ना, यहाँ पे इसकी पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए बाहर से Cl माइनस आयन अंदर आ जाएगा। Cl माइनस आयन बाहर था, ये Cl माइनस आयन अंदर आ जाएगा। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको पोटेंशियल मेंटेन करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसको नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट, यहां लिख देते हैं, इस चीज को बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, है ना। क्लोराइड शिफ्ट को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या था, हैमबर्गर। तो इसीलिए इसको हैमबर्गर फिनोमिना भी बोल देते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, या इसको बोल सकते हैं हैमबर्गर फिनोमिना, हैमबर्गर फिनोमिना, हैमबर्गर फिनोमिना। हैमबर्गर फिनोमिना क्यों होता है, टू मेंटेन पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना हुआ है। अच्छा इधर आ जाते हैं, इधर देखो भाई, आपने नेगेटिव आयन तो बैलेंस कर दिया, लेकिन पॉजिटिव आयन भी तो बढ़ता जाएगा, ऐसे टूटता जाएगा और H+ इकट्ठा होता जाएगा। अब ये H+ क्या करता है, देखो फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर आता है और यहां पे इसका करा देगा ब्रेकडाउन, इस जगह पे ब्रेकडाउन होगा। ये भाई H+ आया और यहां पे तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये कन्वर्ट हो गया HHB में। HHB को बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड, इसको नाम देंगे हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये कन्वर्ट हो गया इधर। अच्छा एक चीज और, यहां से जो चीज रिलीज हुआ वो रिलीज हुआ O2, यहां ऐसे ही बना देते हैं, यहां से जो रिलीज हुआ वो O2 रिलीज हुआ। ठीक, एक बात ध्यान रखना बेटा सब लोग, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मिल गया, आपने एक नाम सुना होगा बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन जिसमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस मिलाने पे उसका नेचर चेंज नहीं हो, नेचर का मतलब उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी चेंज नहीं हो। अब देखो ध्यान से, जो एसिडिक नेचर होता है वो H+ की वजह से होता है। अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पे ये H+ इकट्ठा होता जा रहा है, H+ इकट्ठा होता जा रहा है, और अगर H+ इकट्ठा होता जाएगा तो कंडीशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसको खत्म कौन कर रहा था, ये वाला, यही तो H+ को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे एसिडिटी यहाँ पे नहीं बढ़ती पा रही है। और एसिडिटी नहीं बढ़ पा रही है, इसका मतलब ये बफर की तरह काम कर रहा है। बफर का मतलब ना उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी चेंज नहीं हो, तो बफर की तरह एक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, HbO2। ये यहां पे एक्ट्स एज बफर, यहां इसको, इस चीज को अलग से लिख लेते हैं, ये जो है एक्ट्स एज बफर, मतलब यहां पे एसिडिटी होने से रोकता है, कौन, HbO2। ये पूरा आरबीसी के अंदर हो रहा है और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट है। अच्छा इसको देखो डाटा से यहां लिख देते हैं, डाटा क्या है एक बार चेक करते हैं कि देखो
23% कुछ इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, ऐसे जाएगा और इस फॉर्म में ये चला जाएगा, ठीक। 70% कुछ इस फॉर्म में जाएगा, 70% इस तरीके से H2CO3 इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर यहां पे आया और यहां से जा रहा है ये। और अभी बाकी 7% और है, तो 7% डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर चला जाता है। यहां सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि बाकी का जो 7% है ये डायरेक्टली डिसॉल्व्स इन प्लाज्मा, डायरेक्टली डिसॉल्व्स, है ना। जो 7% है यहां लिखते हैं, जो 7% है वो डायरेक्टली डिसॉल्व हो गया है प्लाज्मा में, है ना। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा बट है नहीं, ये चीजें बहुत इजी है। एक बार इसको ध्यान से देखें तो अपने को क्लियर हो जाएगा। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, क्या बना लेता है, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। अच्छा, लोडिंग जो होता है किस साइड पे होगा, टिश्यू साइड पे। भाई जुड़ता कहां पे है, आरबीसी से CO2 कहां पे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा टिश्यू साइड पे। अब देखो ग्लूकोज कैटाबोलिज्म से कन्वर्ट हुआ CO2 में, CO2 का लेवल हाई हुआ कहां पे, टिश्यू में। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी क्या है, ज्यादा है। अब इसका 23% कैसे ट्रेवल करेगा, आरबीसी के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसको ब्रेक डाउन कर देगा, बिना एंजाइम के ब्रेक डाउन करेगा और बना लेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इस फॉर्म में जाएगा, ये किसके पास जाएगा, एल्वियोलाई के पास जाएगा। नेक्स्ट, कुछ CO2 और आ गया, ये वाटर के साथ जुड़ा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2CO3 बना लिया। अब ये H2CO3 क्या किया, फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H+ और HCO3- आयन में ब्रेक डाउन हो गया। ये HCO3- आयन बाहर चला गया, कहां पे आ गया, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में आने के बाद किससे जुड़ गया, Na+ के साथ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो था। जुड़ने के बाद क्या बना लिया, NaHCO3। और इस फॉर्म में ये ट्रेवल करेगा कहां पे, इस फॉर्म में ट्रेवल करेगा कहां पे, एल्वियोलाई के पास। अब क्योंकि नेगेटिव आयन बाहर गया था तो एक नेगेटिव आयन अंदर भी आएगा, कौन सा आएगा, क्लोराइड आयन आएगा। इसको नाम क्या देंगे, क्लोराइड शिफ्ट। साइंटिस्ट ने बताया था इसको हैमबर्गर फिनोमेना भी बोल देते हैं। ये किस लिए हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, H+ अब ज्यादा इकट्ठा होगा तब भी दिक्कत है। इस H+ को एब्जॉर्ब कर लेगा HbO2, है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड में, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। क्या H+ आयन के बढ़ने की वजह से एसिडिटी बढ़ सकती थी, हाँ, उसको कंट्रोल किसने किया, इसी ने, इसीलिए कैसा एक्ट कर रहा है, बफर की तरह एक्ट कर रहा है। बाकी का 7% CO2 डायरेक्टली डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में और सीधे चला जाता है एल्वियोलाई के पास। तो ये जो कंडीशन देख रहे हैं वो टिश्यू साइड पे था, ये लोडिंग का कंडीशन था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनलोडिंग। नेक्स्ट जो है ये है अनलोडिंग। नेक्स्ट, पहला था लोडिंग, दूसरा था अनलोडिंग। अनलोडिंग, अनलोडिंग कहां पे हो जाएगा, अनलोडिंग हो जाएगा एट एल्वियोलाई, एट एल्वियोलाई, ठीक है। देखो बेटा, ये डायग्राम देख लो आप लोग, ये डायग्राम देख लो। इसी डायग्राम को बस रिवर्स करना है हम लोगों को, बहुत सिंपल है, अनलोडिंग बहुत इजी है। इसी डायग्राम को बस रिवर्स कर देंगे हम लोग को अनलोडिंग का चीज मिल जाएगा। एक बार देख लिया इसको, इसको ध्यान से देख लो, ये एकदम क्लियर है। बस इसी का रिवर्स करते हैं, देखो इसका रिवर्स करते हैं, आप लोग को अनलोडिंग वाला चीज समझ में आ जाएगा। रिवर्स कैसे करें, चलो लिखते चलते हैं। पहले हम लोग बना लेते हैं एल्वियोलाई, ये मान लो कि एल्वियोलाई है। अब रिएक्शन लिख लेते हैं, यहां था HbO2, यहां पे था HbCO2, फिर यहां पे क्या था, यहां था CO2 प्लस H2O, और यहां पे था H2CO3। हम वही चीज लिख रहे हैं जो पीछे लिखा था, वही चीज लिख रहे हैं, फिर समझाते हैं इसको। अच्छा, फिर यहां पे था फिर से H2CO3, यहां पे था H+ और HCO3-, यहां पे था HbO2, यहां पे था HB, इतना ही चीज पढ़ा था। और ये एंजाइम का नाम लिख ले, यहां पे कौन सा एंजाइम था, इस जगह पे था कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इस जगह पे भी क्या था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस,
ना, ये तो विदाउट एंजाइमेटिक था। और ये सब कुछ कहां पे हो रहा था, इसको भी मेंशन कर लेते हैं, ये सब कुछ हो रहा था आरबीसी में। ये सब कुछ हो रहा है आरबीसी में। ये हमने ऐसे एक रफ डायग्राम बना लिया, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्वेलाई की बात करते हैं। एल्वेलाई पे कुछ चीजें हम लोग को पता है कि इस एल्वेलाई पे बाहर से आता है ऑक्सीजन, बाहर से लगातार यहाँ पे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब PO2 भी क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। और ये कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एट एल्वेलाई। तो एल्वेलाई पे PO2 की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। अब देखो ध्यान से, ये PO2 की वैल्यू ज्यादा है तो PO2 सबसे पहले जाएगा इधर। इधर जाने के बाद क्या कराएगा, इनका ब्रेकडाउन कराएगा, ये इधर ऐसे इनका ब्रेकडाउन कराया। इनका ब्रेकडाउन करने से देखो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन तो जुड़ गया, लेकिन जो अलग हुआ वो कौन अलग हुआ, वो अलग हुआ H+ आयन। और H+ आयन फिर चला गया इधर, फिर से PO2 ज्यादा था, PO2 गया, इसको ब्रेकडाउन करा दिया, इसका ब्रेकडाउन हो गया तो Hb तो अलग हो गया था और उसके साथ हीमोग्लोबिन जुड़ गया, सॉरी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, लेकिन जो अलग हुआ वो H+ और H+ कुछ यहां पहुंच गया, इस जगह पे H+ आ गया। अच्छा बाहर क्या हो रहा था, देखो बाहर की बात करें तो यहाँ पे NaHCO3 आ गया था, NaHCO3। जैसे ही ये एल्वेलाई साइड पे पहुंचता है NaHCO3, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें किसमें ब्रेक डाउन होगा, एक ब्रेक डाउन होगा HCO3 माइनस में और एक ब्रेक डाउन होगा Na+ में, इन दोनों में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। अच्छा ये जो HCO3 माइनस आयन है ये बाहर से फिर अंदर चला जाएगा। अच्छा अगर याद करो तो क्लोराइड शिफ्ट भी हुआ था, अंदर क्लोराइड आयन भी तो होता जा रहा था। तो अगर HCO3 माइनस आयन अंदर जाएगा तो Cl माइनस आयन तुरंत बाहर चलाएगा, इसको बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ये जो हो रहा है ये हो रहा है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। भाई Cl माइनस आयन जो अंदर था वो बाहर आ गया क्योंकि HCO3 माइनस आयन अंदर चला गया। तो देखो H+ इधर से मिल गया, HCO3 माइनस आयन इधर से मिल गया, दोनों कंबाइन करके क्या बना लिए, H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन इधर चल रहा है, यहां भी रिएक्शन इधर जा रहा है, ठीक। अच्छा H2CO3 फिर ये भी तुरंत ब्रेक डाउन हो गया, किसमें किसमें, CO2 और H2 में, मतलब ये रिएक्शन फिर से पीछे जाएगा, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक। अच्छा इसके बाद ये CO2 मॉलिक्यूल, ये CO2 तो फ्री हो गया और यही CO2 को तो ले जाना था, तो ये CO2 इधर से गया और यहां से होते हुए बाहर चला जाएगा, ठीक, इधर से ये होते हुए बाहर चला जाएगा। ये इधर इधर से होते हुए ये बाहर चला गया, ठीक, एल्वेलाई से होते हुए। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, HbCO2, ये देखो HbCO2, यहां पे भी तो PO2 हाई था भाई, ये PO2 हाई तो हर जगह है, यहां भी PO2 हाई है। तो ये PO2 जो था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो हाई था, ये इसके ऊपर भी काम करेगा और इसके ऊपर काम करेगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा ब्रेक डाउन और यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, पीछे डायरेक्शन में। अच्छा देखो HbCO2 में CO2 तो अलग हो जाएगा, ये CO2 अलग हो गया और ये CO2 फिर से ट्रेवल करेगा, किसके पास जाएगा, एल्वेलाई के पास, और वहां से बाहर निकल जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर ध्यान से देखो जो पीछे हम लोग पढ़े थे, सेम उसका रिवर्स हो रहा है, सेम उसका रिवर्स होता चला जाएगा। और ये सब कुछ CO2 इधर से देखो, ये रिएक्शन हुआ, इधर गया, इधर आया, फिर इधर गया, ये बाहर से इधर आया, ये सब कुछ कन्वर्ट होकर CO2 में कन्वर्ट हुआ और CO2 बाहर चला गया। इसी तरह HbCO2, इसके ऊपर भी कौन काम किया, इसके ऊपर काम किया O2, इसको ब्रेक डाउन करा दिया, CO2 अलग हो गया, CO2 भी बाहर रिलीज हो गया। और बाकी का 7%, क्या लिख लेते हैं, बाकी का 7% वो सीधे सीधे डिसॉल्व्ड स्टेज जो प्लाज्मा में था, कम्स थ्रू dissolved stage, comes through dissolved stage in plasma, प्लाज्मा में जो डिसॉल्व्ड स्टेट में था वो आ गया। तो देखो याद करो ये 23% ऐसे रिलीज हो जाएगा
70% ये रिएक्शन के फॉर्म में होते होते यहां पे आया और यहां से रिलीज हुआ, और 7% डायरेक्टली रिलीज हो गया यहां से एल्वेलाई से। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था लोडिंग जो कि हो रहा था टिश्यू साइड पे, और सेकंड हम लोगों ने पढ़ा अनलोडिंग जो कि हो रहा है कहां पे, एल्वेलाई साइड पे। ठीक रिवर्स रिएक्शन है। एक चीज ध्यान से अगर हम लोग यहां पे देखें, इस पूरी चीज को ध्यान से देखो, हमने बताया था कि पीछे वाले में जो H प्लस को एब्सॉर्ब कर रहा था वो बफर का काम कर रहा था, और वो वहां पे कौन था, HbO2 लोडिंग के साइड पे। यही अनलोडिंग पे देख लेते हैं। ध्यान से देखो, H प्लस कहां से रिलीज हो रहा है, ये H प्लस रिलीज हो रहा था, और ये H प्लस इकट्ठा होता जाता। इस H प्लस को एब्सॉर्ब फाइनली किसने किया, इस HCO3 माइनस आयन ने एब्सॉर्ब किया। इंपॉर्टेंट चीज मिल गई कि अनलोडिंग के टाइम पे HCO3 माइनस आयन जो होता है ये एक्ट्स एज बफर। ये चीज क्लियर है, ये कैसा एक्ट करेगा, बफर की तरह एक्ट करेगा। तो हम लोगों ने लोडिंग भी पढ़ लिया, हम लोगों ने अनलोडिंग भी पढ़ लिया। ये पूरा डायग्रामेटिक है ना, लोडिंग और अनलोडिंग दोनों चीज हो गया। हम लोग इसको अगर थोड़ा सम अप करें, जो एनसीईआरटी में दिया है, ये बेटा ये जो आपको चीजें दी है ना डायग्रामेटिक, ऐसा एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, लेकिन अब एनसीईआरटी की एक लाइन है जो आप पढ़ोगे और आपको क्लियर हो जाएगा। वो लाइन कौन सी है, थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए वो लाइन कौन सी है, यहां लिखते हैं, देखो CO2 ये जुड़ता है वाटर के साथ और रिवर्सिबल मैनर पे बनाता है H2CO3। फिर ये H2CO3 कन्वर्ट हो रहा था, और कन्वर्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा था, H प्लस और HCO3 माइनस में, इसमें कन्वर्ट हो जा रहा था। हम पूछे कि बताइए इनमें से ये वाला एल्वेलाई है कि ये एल्वेलाई साइड पे है, कौन सा एल्वेलाई साइड पे है और कौन सा टिश्यू साइड पे है, यही बात हो रही है। पीछे डायग्रामेटिक देखते हैं, देखो ये देखो, ये वाला जो था ना, ये था क्या, लोडिंग वाला जगह जो कि टिश्यू पे हो रहा था। अब ध्यान से देखो, टिश्यू में फाइनली बना क्या था, ये होते 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 फाइनली यही तो बना था, और ये कन्वर्ट होते होते यहां पे आ गया था। तो टिश्यू साइड पे जो बनता है वो बनता है ये H प्लस और HCO3 माइनस आयन, यही तो बन रहा था। और इसका रिवर्स होते होते आगे वाले में देखो, इसका रिवर्स होता जा रहा है, और रिवर्स होते हुए जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, H2O और CO2, और ये कहां पे बन रहा है, एल्वेलाई पे। अब देखो इस डायग्राम में देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी ने बनाया है, इसमें देख लो, अगर पूछे कि CO2 और H2O कहां पे मिलेगा, CO2 H2O ये मिलेगा एट एल्वेलाई, यहां लिख लेते हैं, ये जो चीज मिलेगा ये मिलेगा एट एल्वेलाई, एकदम क्लियर है। जबकि ये वाला, ये रिएक्शन इधर कब शिफ्ट होगा, ये होगा एट टिश्यू में ये चीज मिल जा रहा था। ठीक, इनके लिए हम लोगों को एक एंजाइम चाहिए, ये दोनों प्रोसेस कराने के लिए एक एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम कौन सा है, वो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये बहुत बढ़िया एंजाइम है, मतलब अगर ये एंजाइम ना हो तो H2CO3 बनेगा, लेकिन कितना बनेगा, 200 मॉलिक्यूल एक घंटे में, एक आर में 200 मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस आ जाए तो लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बन जाएगा। आप समझ पा रहे हो, मतलब अगर H2C ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं है तब भी H2CO3 बनेगा, लेकिन कितना, 200 मॉलिक्यूल एक घंटे में। और अगर ये आ जाए तो कितना, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, हर सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाएगा, मतलब 10 मिलियन टाइम्स एक्सेलरेट कर देता है इस रिएक्शन को। वेरी फास्ट एंजाइम, बहुत ये जरूरी एंजाइम है, बहुत फास्ट एंजाइम है। ये एंजाइम कहां मिलता है, ये एंजाइम ध्यान रखेंगे बेटा, ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्टली फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। अच्छा, थोड़ा सा अमाउंट इसका सिर्फ प्लाज्मा में भी मिलता है, ज्यादातर ये मिलता है आरबीसी में, ज्यादातर ये आरबीसी में मिलेगा, बट some amount is present in plasma too, but some amount is present in plasma, कुछ प्लाज्मा में भी मिल जाएगा, प्लाज्मा टू। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे।
ये चीज क्लियर है। हमने एक बात और डिस्कस करी थी कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन ले जा सकता है टिश्यू के पास, वो 20 ml है, ले जा सकता है, लेकिन क्योंकि फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल साइकिल में 25% ही डिलीवर करता है, तो आंसर किया था 5 ml। ऐसे ही अगर कोई पूछ ले कितना CO2 ट्रेवल करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे, लिख लेते हैं एट नॉर्मल physiological condition, at normal physiological condition 100 ml of deoxygenated blood, 100 ml of deoxygenated blood delivers around, और ये डाटा एनसीईआरटी में दिया है, इसको याद रखना है, डिलीवर्स अराउंड 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वेलाई, 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वेलाई। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे पूछे कितना CO2 एल्वेलाई के पास जाएगा, तो ये याद रखेंगे 4 ml। कितना ऑक्सीजन टिश्यू के पास आएगा, याद रखेंगे 5 ml नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे। तो ये डाटा है। इस तरीके से हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ लिया है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ये याद रखेंगे, ये लाइन याद रखेंगे, 4 ml 5 ml, ये जो सारी चीजें ध्यान रखेंगे। ये तो बेटा आपको इफेक्ट्स दिए हुए हैं, ये बोर इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट, ये एसएस तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है ताकि आपको अच्छी नॉलेज हो सके। क्वेश्चन अगर गलती से बाहर से आता है एनसीईआरटी से, तो आप उसको कवर कर सको। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस टॉपिक को अच्छे से एक बार एनसीईआरटी से देख के रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अच्छा, इसके बाद अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हो, आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो कि हाँ ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। जिनके कमेंट्स ज्यादा होंगे वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।